हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आंसर राइटिंग क्लास मैंने स्टार्ट की है और इसके अंतर्गत मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड किए हैं यूट्यूब चैनल पर। उसमें 2 मार्कर्स, 7 मार्कर्स, 10 मार्कर्स, इनको कैसे लिखना है और इनकी कुछ क्वेश्चंस मैंने जो है यहाँ पर सॉल्व करके बताए हुए। अगर वो किसी स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने तरीके बताए कि 2 मार्कर्स को कैसे सही तरीके से हम लिख सकते हैं, 7 मार्कर्स को कैसे लिख सकते हैं, 10 मार्कर्स को कैसे लिख सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व करके मैंने बताया हुआ। आज मैं सोशियोलॉजी की जो पहली यूनिट है उसमें जो 3 टॉपिक स्टार्टिंग दिए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस लेके आया हूं और उन क्वेश्चंस को हम कैसे लिखेंगे उसके बारे में आज चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आंसर राइटिंग क्लास जो स्टार्ट हुई है इसमें सबसे पहले समाज शास्त्र विषय मैंने स्टार्ट किया है। पहले सोशियोलॉजी से संबंधित हम बात करेंगे, इसके सिलेबस वाइज, यूनिट वाइज जो है क्वेश्चन निकालेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर पॉलिटी है, इसके बाद फिर इकोनॉमी है, फिर उद्यमता प्रबंध है। इस तरीके से हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो सोशियोलॉजी संबंधी जो है हम आज चर्चा करने वाले हैं। ये पारंगत प्रोग्राम है जो चल रहा है और इसमें जो है चारों सब्जेक्ट्स की चर्चा होगी, इनके क्वेश्चंस मैं बताऊंगा और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी बताऊंगा। और वो क्वेश्चंस जो है ऐसे रहेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। आगामी जो 2 एग्जाम है, 2 मेंस होनी है, 25 की एमपीपीएससी 2025 और एमपीपीएस 2026 की जो मेंस है, इन दोनों मेंस में जो है यहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही जो है यहाँ पर निकाल करके और उनके सॉल्यूशन बता रहा हूं। ठीक है, तो ये है पारंगत। देखिए मैंने क्या किया है, पहली यूनिट ली है, फर्स्ट यूनिट में 3 टॉपिक मैंने लिए हैं। समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा, समाज की भारतीय संकल्पना और परिवार, है ना। मैंने 2 मार्कर्स, 7 मार्कर्स और 10 मार्कर्स में जो है कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं, इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर वापस नहीं करा रहा हूं। मैंने पहले भी बोला है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख ले, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। तो वो क्वेश्चंस वापस मैं यहाँ नहीं कराऊंगा क्योंकि वो रिपीट हो जाएंगे, इसलिए। ये टॉपिक जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये 3 टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं पहले, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आज कराने वाला हूं। तो 3 जो है रहेंगे 2 मार्कर्स, 2 रहेंगे 7 मार्कर्स और 1 रहेगा 10 मार्कर्स। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन, इसमें 2 मार्कर्स पूछे जाते हैं और इनको 20 वर्ड्स में लिखना होता है। वहां पर जो है 15 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन यहां पर मैं केवल अभी 3 ही क्वेश्चन ले रहा हूं, क्योंकि 1 घंटे में इतना ही हो पाएगा, है ना। तो 1.1 पहला क्वेश्चन है, ये 1.1। इसमें लिखा है कि समाज शास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन है, उक्त कथन किस विचारक का है। पिछला जो पेपर हुआ है सोशियोलॉजी का, उसमें स्टार्टिंग क्वेश्चन ऐसे ही पूछे थे उसने, है ना। जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल का पिछली बार क्वेश्चन आया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र को 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान कहा था और इसके स्थान पर कौन से शब्द का सुझाव दिया, ऐसा क्वेश्चन था। तो उन्होंने इथियोलॉजी शब्द प्रयोग करने का सुझाव दिया था। ये क्वेश्चन पिछली बार था, तो उसी परिप्रेक्ष्य मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन है, ये किसका कथन है, किस विचारक कथन है। तो ये कथन है हेनरी जॉनसन का, है ना। मैंने आप लोगों को 2 मार्कर्स के लिखने के तरीके बताए थे। उसमें मतलब मैंने बताया था कि अगर कोई कोटेशन आता है और उस कोटेशन का विचारक पूछा जाता है, तो आपको कोटेशन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आंसर में। आप क्या करेंगे, आप केवल जो है उस विचारक का नाम लिख देंगे। ये ज्यादा क्या कर देंगे, उक्त कथन, ऐसा लिख देंगे, उक्त कथन हेनरी
जॉनसन का है। उक्त कथन हेनरी जॉनसन का है। ये बस, और इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। या हेनरी जॉनसन भी अगर लिखते हैं तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, गारंटी से मैं कह सकता हूं। लेकिन थोड़ा सा नमक मिर्च भी उसमें हम मिला देते हैं ताकि हमारा आंसर ठीक ठाक लगे, उसको पढ़ने में ठीक लगे। बाकी हेनरी जॉनसन भी अगर आप लिखते हैं तो भी आपको उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन है, ये कथन जो है हेनरी जॉनसन द्वारा कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है 1.2। ये क्वेश्चन है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता शांतिपूर्ण सहिष्णुता से क्या अभिप्राय है ना। ये क्वेश्चन कहां से लिया है मैंने, ये क्वेश्चन लिया है समाज की भारतीय संकल्पना से। इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया है वो लिया है समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा से लिया हुआ है। तो 3 टॉपिक मैंने यहां पर दिए, तीनों टॉपिक से एक एक मैंने 2 मार्कर ले लिया है। ठीक है, शांतिपूर्ण सहिष्णुता का अर्थ क्या है, तो आपको ऐसा नहीं लिखना है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता शांतिपूर्ण सहिष्णुता का अर्थ है, ऐसा नहीं, केवल अर्थ लिख देंगे, अर्थ ऐसा। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, विभिन्न धर्मों विचारधाराओं, विभिन्न धर्मों विचारधाराओं तथा संस्कृतियों तथा संस्कृतियों के बावजूद सौहार्दपूर्ण तरीके से एक साथ रहना, बस ही शांतिपूर्ण सहिष्णुता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। अर्थ हम लिखे विभिन्न धर्मों विचारधाराओं तथा संस्कृतियों के बावजूद सौहार्दपूर्ण तरीके से एक साथ रहना शांतिपूर्ण सहिष्णुता है। ये किसका परिणाम है, ये सहिष्णुता का परिणाम है ना। यहां पर हम लिख देंगे सहिष्णुता का परिणाम, सहिष्णुता का परिणाम है। और इसका आधार क्या है, इसका आधार है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम जो है इसका आधार है। वसुधैव कुटुंबकम की वजह से ही जो है ये बना हुआ है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम मतलब क्या है, पूरा जो विश्व है वो हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है, इसलिए हम जो है साथ में रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि परिवार के सदस्य एक साथ रहते ही है ना। तो सहिष्णुता की वजह से जो है शांतिपूर्ण सहिष्णुता है, और वसुधैव कुटुंबकम से जो है हमें हमारे मन में जो है इस तरह का भाव बना हुआ है। तो ये इस तरीके से आपको दूसरा जो क्वेश्चन मैंने बताया उसका ऐसे आंसर आपको लिखना है, उसका अर्थ बता देंगे, उसका किसका परिणाम है और क्या आधार है इसका, बस शांतिपूर्ण सहिष्णुता का, ये पूरा हो जाता है। इसके बाद है परिवार संबंधी मैकआइवर पेज की परिभाषा लिखी। पिछली बार यहां से लूसी मेयर की परिभाषा पूछी गई, लूसी मेयर का कथन पूछा गया, उससे पूछा था कि परिवार एक गृहस्थ समूह है, ये किसका कथन है, ऐसा क्वेश्चन पिछली बार आया। मैंने इसमें क्या दिया है, मैकआइवर पेज की परिभाषा लिखने को दी है। क्यों, क्योंकि मैकआइवर पेज की जो परिभाषा है परिवार की, वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, सबसे प्रभावी मानी जाती है, इसलिए जो है इसकी परिभाषा मैंने दी हुई है। तो मैकआइवर पेज क्या कहते हैं, परिवार स्थायी यौन संबंधों पर आधारित, परिवार स्थायी यौन संबंधों पर आधारित
संबंधों पर आधारित एक ऐसा सामाजिक समूह है, सामाजिक समूह है जो बच्चे के जनन तथा पालन पोषण की व्यवस्था करता है, बस ऐसे इसको इन्वर्ट कोमा में बंद करके लिख सकते हैं। यहां पर फिर मैक्लायर पेज की परिभाषा ये है, फलाना ढिमका, ये कुछ नहीं लिखना है, सीधे जो है आपको उसकी परिभाषा लिख देना है, बस खत्म हो गई बात। तो ये हो गया, परिवार स्थायी यौन संबंधों पर आधारित एक ऐसा सामाजिक समूह है जो बच्चे के जनन तथा पालन पोषण की व्यवस्था करता है, बस। इसमें आपको दो में से दो मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं 7 मार्कर्स की। देखिए 7 मार्कर्स क्वेश्चन 2 होता है और इन क्वेश्चंस को हमें 60 वर्ड्स में लिखना होता है, 60 शब्दों में लिखना होता है। तो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। ये पहला है, परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये जो है क्वेश्चन आपको 60 वर्ड्स में लिखना है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम इंट्रोडक्शन दे देंगे, फिर कुछ विचारकों के विचार यहां पर देना है, फिर हम बताएंगे कि क्यों इसको सार्वभौमिक संस्था माना जाता है, उसका कारण बता देंगे। इस तरह से हमें इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। हाँ, परिवार, इसमें बताना है कि परिवार मानव समाज की सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे आधारभूत तथा सार्वभौमिक संस्था मानी जाती है ना, जो हर स्तर में किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। फिर रेडक्लिफ ब्राउन का बहुत फेमस स्टेटमेंट, उन्होंने कहा है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है जो हर देश तथा हर काल में विद्यमान रहती है ना। फिर मर्डॉक का आपको बताना है, मर्डॉक ने 250 आदिम समाजों का अध्ययन किया, लेकिन उनको जो है कोई ऐसा समाज नहीं मिला जिसमें परिवार ना हो, यानी परिवार की उपस्थिति ना हो। तो मर्डॉक का यहाँ पर उल्लेख करना है। फिर कुछ रीजन्स बताना है, ये बताना है कि चाहे वो हम आदिम परिवार की बात करें, चाहे वो आधुनिक समाज की बात करें, सभी में जो है परिवार पाया जाता रहा है, हर समय में, हर देश में, हर काल में जो है विद्यमान रहा है। इसके अलावा ऐसा कुछ विद्वानों ने कहा है कि मानव समाज के साथ साथ कुछ अन्य प्राणियों में भी परिवार के साक्ष्य पाए गए हैं, उनमें भी परिवार पाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि हर समय जो है व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है और रहेगा। तो इस तरह से कुछ चीजें जो है आपको यहां पर बताना। देखिए, परिवार मानव समाज की सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे आधारभूत तथा सार्वभौमिक संस्था है, ऐसे आपको लिखना है, तथा सार्वभौमिक संस्था है, सार्वभौमिक संस्था है। है ना, ये हो गया। तो ये पहला पैरा हो गया। इसके बाद फिर एक स्टेटमेंट यहां पर आप लिख सकते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन।
रेड क्लब ब्राउन का स्टेटमेंट है के अनुसार, चाहे तो नहीं लिखें, सीधे आप लिख सकते हैं, या के अनुसार लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, जैसे जरूरी नहीं के अनुसार लिखना, जिसे अंडरलाइन करके डैश लगा के भी लिख सकते हैं तो चल जाएगा के अनुसार। इनका परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, एक सार्वभौमिक संस्था है जो प्रत्येक देश तथा काल में पाई जाती है, विद्यमान रही है, पाई जाती है। ये हो गया, है ना। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, और रेड क्लब ब्राउन का कथन भी बता दिया। अब एक और इसमें विचारक हुए हैं, उनका उल्लेख करना जरूरी है, वो है मर्डॉक, है ना। मर्डॉक ने 250 आदिम समाजों का अध्ययन किया, आदिम समाजों का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें अध्ययन किया, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा समाज नहीं मिला, कोई भी ऐसा समाज नहीं मिला जिसमें परिवार उपस्थित ना हो, है ना। तो ये मर्डॉक अंडरलाइन यहां पर करना है, मर्डॉक की बात हो गई। अब आपको बताना है कि क्यों सार्वभौमिक इसको माना जाता है। दो विचारकों के विचार हमने लिख दिए हैं, फिर हम बताएंगे कि इसको हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि सार्वभौमिक, तो इसकी फिर कारण यहां पर लिख देंगे कुछ पॉइंट में, हालांकि ज्यादा स्पेस रहेगा नहीं, 1-2-3 पॉइंट ही हम लिख पाएंगे। देखिए, एक यह है कि हमेशा व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है ना, हमेशा से ही जो है व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य है, रहा है और रहेगा। हमेशा व्यक्ति किसी परिवार का सदस्य हमेशा से ही, इसमें आएगा हमेशा से ही, व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य है, रहा है और रहेगा। ऐसा यहां पे लिख देता हूं, है, रहा है और रहेगा, है ना। ये पॉइंट हो गया। दूसरा आता है कि परिवार की उपस्थिति जो है आदिकाल से ही मानी जाती है, आदिकाल से ही परिवार की उपस्थिति मानी गई, परिवार की उपस्थिति मानी गई। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट हम और इसमें लिख सकते हैं कि परिवार मानव समाज के साथ साथ कुछ अन्य प्राणियों में भी पाए गए, है ना। ऐसा पता चला है, कुछ विद्वानों ने ऐसा बताया है
कि मानव समाज में तो परिवार रहे हैं, साथ ही साथ जो है अन्य प्राणियों में भी परिवार पाए जाते हैं, है ना। मतलब मानव समाज में तो खैर सभी मानव समाजों में है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ग्रामीण समाज हो, चाहे वो नगरीय समाज हो, चाहे वो औद्योगिक समाज हो, चाहे कोई विदेशी समाज, है ना। तो मानव समाज के साथ साथ मानव समाज के साथ साथ कुछ अन्य प्राणियों में भी परिवार की उपस्थिति पाई गई है। परिवार की उपस्थिति पाई गई है। देखिए ये हो गया कारण के 3 पॉइंट। तो इस तरीके से ये टॉपिक पूरा हो जाता है, ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, इस कथन को समझाइए, है ना। तो हमने जो है इंट्रोडक्शन दिया, 2 विचारकों के बारे में लिख दिया, रेडक्लिफ ब्राउन, मर्डॉक, और फिर ये 3 कारण बता दिए। तो इस तरह से ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाता है। इसके बाद आगे आता है दूसरा 7 मार्कर से ये है नाभिकीय या मूल परिवार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना। नाभिकीय या मूल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली को यहां पर समझाना है। नाभिकीय परिवार को समझाइए या नाभिकीय परिवार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना। किस तरह से कैसा भी आ सकता है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें नाभिकीय परिवार का अर्थ बताना है, क्योंकि अर्थ से संबंधित लक्षण बहुत सारे रहते हैं। तो लक्षण ना लिख करके हम क्या करेंगे, इसमें गुण दोष बता देंगे, लक्षण और गुण दोष जो है इसमें बता देंगे। तो ये जो है मूल परिवार से संबंधित सारी बातें पूरी हो जाएंगी। नाभिकीय परिवार का हम अर्थ बताएंगे, इसका थोड़ा सा डायग्राम बना देंगे, फिर एग्जाम्पल लिख देंगे और गुण दोष बता देंगे, ऐसा करना है, ठीक है। तो नाभिकीय परिवार क्या होते हैं, परिवार के विभिन्न स्वरूपों में, ऐसा आपको बताना है, परिवार के विभिन्न स्वरूपों में नाभिकीय परिवार सबसे छोटा स्वरूप है, जिसमें माता पिता तथा उनकी अविवाहित संतानें सम्मिलित होती हैं। यानी माता पिता तथा उनकी अविवाहित संतानों को मिलाकर के जो परिवार बनता है उसको नाभिकीय परिवार कहा जाता है ना। यानी विवाहित हो जाने के बाद जो है वो अपना खुद का न्यूक्लियर फैमिली बना लेती है। तो इसमें केवल अविवाहित जो संतान है वही जो है सम्मिलित की जाती है, विवाहित संतान इसमें सम्मिलित नहीं होती है। जब उनका विवाह हो जाता है तो उनकी अलग न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई अन्य रिश्तेदार सम्मिलित नहीं होते हैं। तो ये सारी बातें हमें शॉर्ट में लिखना है। परिवार के विभिन्न स्वरूपों में, मूल परिवार सबसे छोटा स्वरूप, मूल परिवार सबसे छोटा स्वरूप है, सबसे छोटा स्वरूप। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम पैरा स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो पेज है उससे थोड़ा सा स्पेस दे करके लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना। सीधे वहीं से स्टार्ट नहीं, जैसे ये मान लीजिए ये हाशिया है ना, तो यहां से पेज स्टार्ट हुआ तो मैंने थोड़ा सा स्पेस दे दिया है। अगला जो पैरा स्टार्ट होगा इसी सीध में अगला पैरा हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे छोटा रूप है जिसमें माता पिता तथा उनकी अविवाहित संतानें सम्मिलित होती हैं। अविवाहित संतानें सम्मिलित होती हैं, है ना। अगला पैरा जो, हाँ ये तो यहीं से आएगा, होती हैं सम्मिलित होती हैं, ये तो ये हो गया इसका मीनिंग, यानी पहला पैरा हो गया हमारा
अब इसमें उदाहरण आपको देना है तो उदाहरण यहां पर देंगे अलग से, उदाहरण, है ना। उदाहरण में ऐसा करके भी हम लिख सकते हैं, देखिए पूरा नहीं लिख करके उदाह ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उदाहरण, ग्रामीण तथा कृषक समाज के परिवार, तथा कृषक समाज के परिवार, ऐसे लिखना है। ठीक, अब यहां पर एक डायग्राम हम बना देंगे, मूल परिवार का डायग्राम। जैसे ये है दंपत्ति, फिर इसमें ये इनकी संतान है, ये मूल परिवार है ना। दंपत्ति है ये, पति पत्नी, ऊपर बीच में जो बराबर का इंसान है ये विवाह संबंध को दर्शाता है, फिर लाइन जो है ये संबंधों को दर्शाती है, फिर नीचे जो है इनकी 3 संतानें हैं, 2 लड़के हैं और 1 लड़की, मतलब एक दंपत्ति के 2 लड़के हैं और 1 लड़की है ना। तो ये इस तरीके से इसका डायग्राम आपको बताना है। साइड में जैसे मैंने आप लोगों को जो 7 मार्कर्स लिखने के तरीके बताए थे, तो बताया था कि हमें जो डायग्राम बनाना है वो एकदम साइड में देना, दाहिनी ओर जो है जो स्पेस थोड़ा सा रहेगा उस स्पेस का हम यहाँ पर यूज करेंगे, है ना, जिससे हमें स्पेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब इसका देखिए लक्षण में लगभग यही पॉइंट आते हैं, तो लक्षण इसमें लिखेंगे तो चीजें रिपीट हो जाएंगी। जैसे हम लिखेंगे भाई ये परिवार का सबसे छोटा रूप है, हम लिख ही चुके हैं। इसमें माता पिता अविवाहित संतान सम्मिलित होती है, वो भी हम लिख चुके हैं। इसमें दूसरे रिश्तेदार सम्मिलित नहीं होते हैं, तो ये भी कॉमन बात हो गई। अविवाहित संतानें सम्मिलित होती है, विवाहित नहीं होती, ये भी कॉमन बात हो गई। तो इसमें जो भी चीजें हैं वो लक्षण में अगर हम लिखते हैं तो वो रिपीट हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर उनके लक्षण नहीं लिखना है। हम क्या करेंगे, गुण दोष लिख देंगे, गुण और दोष, ऐसे करके इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो पहला है, इसका गुण क्या है, इसका गुण अगर हम देखें तो इसमें क्या, धन का अपव्यय नहीं होता है ना, गुण में आ जाएगा। 3-3, 4-4 पॉइंट लिख सकते हैं हम। धन का अपव्यय ना होना, अपव्यय ना होना, एक एक लाइन में छोटे छोटे पॉइंट आपको एक लाइन में लिखना है। ऐसे लिखने में क्या है, ज्यादा मैटर आ जाता है, एक अच्छा तरीका होता है लिखने का। एक तरफ गुण लिख लिया, एक तरफ दोष लिख लिया, तो हमारा जो पेज है वो सही ढंग से यूज में आ जाएगा। ठीक है, धन का अपव्यय न होना, पारिवारिक कलह से बचाव, पारिवारिक कलह से बचाव हो जाता है, कलह से बचाव, पारिवारिक कलह से बचाव। फिर आवास की समस्या न होना, आवास की समस्या से निजात, आवास की समस्या से निजात, आवास की समस्या से निजात। ये 3 पॉइंट देखोगे, चौथा पॉइंट इधर नहीं आएगा, अगले समय में लिखना पड़ेगा। इसके भी 3 पॉइंट हम यहां पर कंप्लीट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। बच्चों के पालन पोषण की समस्या आती है, बच्चों के पालन पोषण की समस्या इसमें आती है, पोषण की समस्या या पालन पोषण सही ढंग से नहीं होना, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सेंटेंस ज्यादा हो जाएगा। बच्चों के पालन पोषण की समस्या या बच्चों का पालन पोषण उचित ढंग से ना होना, ये भी हम लिख सकते हैं। सामाजिकरण की समस्या आती है, सामाजिकरण की समस्या, सामाजिकरण की समस्या है ना। एक तीसरा पॉइंट यहां पर और आ जाएगा, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का विकास। समष्टिवादिता के स्थान पर पूरा सेंटेंस बस ये है कि समष्टिवादी प्रवृत्ति के स्थान पर व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का विकास होता है। तो ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम यहां पर लिख देंगे व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का विकास, व्यक्तिवादी
प्रवृत्ति का विकास, है ना। तो ये 3-3 पॉइंट हो गए। एक एक पॉइंट हम आप आगे लिख देंगे, वैसे 2-2 पॉइंट भी लिख सकते हैं इस तरह से। चौथा पॉइंट, जनसंख्या नियंत्रण में सहायक है। ये जनसंख्या नियंत्रण में सहायक, है ना। ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक पॉइंट और अगर चाहे आ सकता हो तो आप लिख सकते हैं कि माता पिता द्वारा अपने बच्चों को पर्याप्त समय देना। माता पिता द्वारा, है ना, ज्यादा सदस्य नहीं रहते हैं, माता पिता संतान रहती है, तो माता पिता अपने बच्चों को सही समय दे पाते हैं। जनसंख्या नियंत्रण होता है क्योंकि जनसंख्या कम होती है ना। माता पिता द्वारा अपनी संतानों को पर्याप्त समय देना, है ना। तो ये 5 पॉइंट इसके हो गए। इसके भी हम 5 पॉइंट लिख सकते हैं, है ना। चौथा है व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास में बाधा। कभी कभी जो है एकल फैमिली में व्यक्तित्व विकास में बाधा आती है क्योंकि अलग थलग व्यक्ति रहता है, ज्यादा लोग नहीं है, तो सीख नहीं पाता है वो, है ना। संयुक्त परिवार में क्या होता है, बड़े बुजुर्ग साथ में रहते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं, लेकिन वहां पर भी कभी कभी व्यक्तित्व विकास में बाधा आती है संयुक्त परिवार में, है ना। इसके बाद आता है समाज के अन्य सदस्यों के साथ अंतःक्रिया नहीं हो पाती, है ना। समाज के अन्य सदस्यों के साथ, समाज के अन्य सदस्यों के साथ अंतःक्रिया ना होना, के साथ अंतःक्रिया ना होना। तो ये इस तरीके से हो जाता है पूरा क्वेश्चन। नाभिकीय या मूल परिवार का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 7 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं होती है, मैंने बता चुका हूं, मैंने बताया है पहले। अगर उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको पता हो या कोई नई बात पता चल रही हो, नया कोई इनोवेशन हुआ हो, कोई सुझाव आप देना चाह रहे हैं तो फिर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका कोई सुझाव की बात नहीं है। तो ये पूरा हो जाता है। अब इसमें बचता है 10 मार्कर्स का क्वेश्चन 3.1। ये 200 शब्द में लिखना होता है इसको, है ना। 2 पेज आपको इसमें मिलते हैं। ये क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार क्या है, इसके विघटन के कारणों को स्पष्ट कीजिए। ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको हम करने वाले हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को 10 मार्कर्स लिखने के तरीके बताए थे और एक 10 मार्कर्स जो है यहाँ पर सॉल्व भी करवाया था। तो उसमें मैंने बताया था कि हम जो है 10 मार्कर्स का आंसर लिखने से पहले एक फॉर्मेट बता सकते हैं, एक आउटलाइन हम बता सकते हैं, जिससे जो है चेक करने वाले को काफी आसानी हो जाती है और हमें भी आसानी हो जाती है। तो वो आउटलाइन हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं, जैसे उसमें क्या क्या हम लिखेंगे वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। प्रस्तावना आएगा, अर्थ आएगा, फिर विघटन के कारण और लास्ट में आएगा निष्कर्ष, कंक्लूजन। इतनी चीजें हमें जो है इस क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है। तो ये हमने पहले बता दिया, ये हम इसमें लिख रहे हैं। ये हो गई आउटलाइन फॉर्मेट। अब जो है आपको इसके अंतर्गत सारी चीजें लिखना है, तो ये हम अपने आंसर में लिख भी सकते हैं। पहला पैरा इंट्रोडक्शन का होता है। मैंने ये भी बताया कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की हेडिंग में आपको नहीं लिखना है, बाकी हेडिंग लिखना है यहाँ पर। तो संयुक्त परिवार की इंट्रोडक्शन आपको बताना है। संयुक्त परिवार जो है, पहले परिवार से हम स्टार्ट करेंगे। परिवार मानव समाज की
एक आधारभूत सामाजिक संस्था है ना। सार्वभौमिक हम लिख चुके हैं, तो यहां पर अब वो सार्वभौमिक छोड़ दो, आधारभूत लिख दो। आधारभूत सामाजिक संस्था है, नहीं तो सार्वभौमिक भी लिख सकते हैं हालांकि हम, लेकिन वो रिपीट ना हो इसलिए मैंने केवल आधारभूत लिखा। वैसे आता है आधारभूत एवं सार्वभौमिक सामाजिक संस्था, ऐसा लिखा हुआ, ऐसा लिखते हैं, लेकिन मैंने केवल आधारभूत लिखा है, सार्वभौमिक नहीं लिखा है, क्योंकि पहले हम सार्वभौमिक की बात कर चुके हैं। सार्वभौमिक संस्था है, संस्था है परिवार के विभिन्न स्वरूपों में, परिवार के विभिन्न स्वरूपों में, है ना, ऐसे स्टार्ट करेंगे। परिवार के विभिन्न स्वरूपों में संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार भारत की, संयुक्त परिवार भारत की सामाजिक संरचना, भारत की सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना की विशिष्टता के रूप में, विशिष्टता के रूप में प्राचीन समय से ही विद्यमान है, के रूप में प्राचीन समय से ही विद्यमान है, ऐसे आपको बताना है। प्राचीन समय से ही विद्यमान है। तो ये इसका पहला पैरा हो गया इंट्रोडक्शन का, ठीक है। अब आपको बताना है इसका मीनिंग। हाँ, इसमें एक आप जो है कोटेशन लिख देते हैं, डॉक्टर इरावती कर्वे, पीछे एक कोटेशन भी आ जाएगा, डॉक्टर इरावती कर्वे के अनुसार, या के अनुसार ना लिख करके ऐसे डैश लगा सकते हैं। इन्होंने कहा है कि भारत में परिवार का मतलब संयुक्त परिवार से लगाया जाता है। उन्होंने कहा है कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से ही है। भारत में परिवार से आशय, परिवार से आशय संयुक्त परिवार से ही है, संयुक्त परिवार से ही है ना। इसको इन्वर्टेड कॉमाज में बंद किया जाता है, ऐसे करके डबल इन्वर्टेड कॉमाज में बंद किया जाता है। इरावती कर्वे को इनको अंडरलाइन कर देते हैं। इरावती कर्वे जो है ये महिला समाजशास्त्री हुई हैं, पहली महिला समाजशास्त्री हुई हैं ये भारत की। और पूना जो विश्वविद्यालय है था, उसकी पहली ये अध्यक्ष बनी थी। मतलब पूना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का विभाग स्थापित हुआ था, तो उसकी पहली अध्यक्ष इनको बनाया गया था, इरावती कर्वे, ठीक है। और ये पहली भारत की पहली महिला समाजशास्त्री इनको माना जाता है। कहीं के इनको भारत में समाजशास्त्र की जननी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये है इरावती कर्वे। इरावती कर्वे ने परिवार, विवाह, परिवार, नातेदारी के क्षेत्र में बहुत काम किया है। फिर हम लिखेंगे इसका अर्थ, यहां पर हेडिंग लिख देंगे अर्थ। देखिए संयुक्त परिवार क्या है? संयुक्त परिवार परिवार का वह रूप है, इसका मीनिंग ऐसे लिखना, संयुक्त परिवार परिवार का वह रूप है जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं, एक रसोई से बना भोजन करते हैं, उनकी सामूहिक संपत्ति होती है, एक साथ जो है पूजा में भाग लेते हैं, धार्मिक कार्यकलाप में भाग लेते हैं, और वो किसी न किसी नातेदारी संबंधों से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको इसका मीनिंग लिखना है। अब चूंकि संयुक्त परिवार क्या है ये पूछा गया है, तो आपको जो है मीनिंग अच्छा लिखना पड़ेगा, डिटेल में लिखना पड़ेगा। संयुक्त परिवार क्या है ये अगर नहीं पूछा गया होता तो शॉर्ट में भी लिख सकते, लेकिन संयुक्त परिवार का अर्थ जो है शॉर्ट पर ज्यादा होता नहीं है,
उसमें इतनी ही चीजें आपको लिखना पड़ेगी, तभी उसका मीनिंग सही निकल के आएगा, है ना। संयुक्त परिवार परिवार का वह रूप है, संयुक्त परिवार संयुक्त परिवार परिवार का वह रूप है, परिवार का वह रूप है, वह रूप है जिसमें तीन या तीन से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं, एक ही रसोई से बना भोजन करते हैं, एक ही रसोई से बना भोजन करते हैं। उनकी सामूहिक संपत्ति होती है, कॉमा लगा के लिखना है, उनकी सामूहिक संपत्ति होती है, सामूहिक संपत्ति होती है, ठीक है। धार्मिक कार्यों में एक साथ एक साथ भाग लेते हैं, धार्मिक कार्यों में एक साथ भाग लेते हैं, एक साथ हिस्सा लेते हैं, तथा किसी न किसी नातेदारी से परस्पर संबंधित होते हैं, किसी न किसी नातेदारी से परस्पर संबंधित होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। ये देखिए आ गया इसका अर्थ इसमें, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको बताना है, और इसके बाद फिर इसका एक डायग्राम भी बनेगा, संयुक्त परिवार का डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो यहां पर हम बता देते हैं डायग्राम, उदाहरण फिर दे देंगे, यहां पर उदाहरण डायग्राम आ जाएंगे, उदाहरण। हाँ, इसमें एक्चुअली एक उदाहरण थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। हाँ, ये एक्चुअली थोड़ा सा गलत यहाँ पर छप गया है, इसको सही करना है। ये मूल जो परिवार है ये नगरीय तथा औद्योगिक समाज के परिवार होता है ना, यहाँ पर सही करना है इसको, नगरीय तथा औद्योगिक समाजों के परिवार, नगरीय तथा औद्योगिक समाजों के परिवार हैं ये। और यहां पर हमें लिखना है ग्रामीण तथा कृषक समाजों के परिवार है, वो उल्टा हो गया था, इसको थोड़ा सा सही करना है। ये यहां पर उदाहरण क्या आएगा, कृषि तथा, ये पहले ग्रामीण तथा कृषि ऐसा आएगा, ग्रामीण तथा कृषि, ग्रामीण तथा कृषक परिवारों के
कृषक समाजों के परिवार, ये कृषक समाजों के परिवार, ये हो गया इसका उदाहरण। ठीक है, अब यहां पर एक डायग्राम बनेगा, हालांकि यहां पर स्पेस की थोड़ा सा दिक्कत है, या फिर भी मैं बना देता हूं। इसमें 3 पीढ़ियां बताना है आपको। इसमें क्या है, 3 पीढ़ियां बताना पड़ेंगी, है? कम से कम 3 पीढ़ियां होना चाहिए, तब उसको संयुक्त परिवार कहा जाएगा, ध्यान रखना है ये देखिए, ये है संयुक्त परिवार का डायग्राम। तो इसमें प्रथम पीढ़ी हो गई, ये हो गई प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। ये द्वितीय पीढ़ी है, ये द्वितीय पीढ़ी हो गई ये, और ये तृतीय पीढ़ी है नीचे, तृतीय ये पीढ़ी नीचे हो गई। तो इस तरीके से 3 पीढ़ियां इसमें बताई गई हैं कम से कम, इससे और आगे भी हो सकता है, ये उसको भी संयुक्त परिवार कहा जाएगा। इसमें कम से कम 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां होना चाहिए, तो इसको संयुक्त परिवार कहा जाएगा। तो इसका ये डायग्राम हो गया, ऐसे बना है। मूल परिवार में केवल यहीं तक आता है अविवाहित, और यहां पर जो है विवाहित है, और 3 पीढ़ियां कम से कम आएंगी। तो ये उदाहरण हो गया। अब इसके बाद आते हैं विघटन के कारण। विघटन के कारण यहां पर हम लिख देंगे हेडिंग में, और फिर हेडिंग देकर डिस्क्राइब करना है इसके अलग अलग 8 से 10 पॉइंट आएंगे। विघटन के कारण मैंने आप लोगों को 10 मार्कर्स लिखने के तरीकों के अंतर्गत मैंने बताया था कि 10 मार्कर्स जो होते हैं उनमें आपको हेडिंग देनी होती है, और उन हेडिंग को जो है बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब करना होता है, और वो डिस्क्रिप्शन काफी छोटा होना चाहिए, सारगर्भित भी होना चाहिए, और 8 से 10 हेडिंग आपको जो है लिखना है, तब आपका आंसर सही हो पाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। इसमें पहला है विघटन कारण में औद्योगिकरण। औद्योगिकरण है, शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है। मैं यहाँ पर पॉइंट लिख रहा हूं, डिस्क्राइब अलग से करना पड़ेगा। औद्योगिकरण मतलब एक्चुअली क्या है, जब उद्योगों की स्थापना कहीं पर होती है तो वहां पर रोजगार के अवसर ज्यादा हो जाते हैं। तो लोग क्या है, जहां पर रोजगार के अवसर कम है, यानी जो गांव है वहां पर रोजगार के अवसर कम होते हैं, तो लोग जो है गांव से जहां पर उद्योग स्थापित हुए हैं, हो रहे हैं, वहां पलायन कर जाते हैं, है ना, जिससे जो है परिवार का विघटन प्रारंभ हो जाता है। अब सब पूरी फैमिली लेकर तो जा नहीं सकते हैं, कुछ लोग जो है वहां पर जाकर के नौकरी करने लग जाते हैं, रहने लग जाते हैं, जिससे जो है संयुक्त परिवार विघटित हो जाते हैं। तो एक बड़ा कारण है औद्योगिकरण जो है संयुक्त परिवार के विघटन का। पर्टिकुलर भी जो है औद्योगिकरण का आ सकता है, औद्योगिकरण के कारण संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, इस कथन को समझाइए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद यातायात तथा संचार के साधनों में वृद्धि, यातायात तथा संचार के साधनों का विकास। यातायात तथा संचार साधनों का विकास, ये दूसरा पॉइंट है। औद्योगिकरण के कारण ही जो है यातायात तथा संचार के साधनों का विकास, जहां पर उद्योग स्थापित होते हैं वहां पर जो है परिवहन के साधन विकसित हो जाते हैं, संचार के साधन विकसित हो जाते हैं। इससे जो है लोगों में गतिशीलता बढ़ जाती है, जल्दी आना जाना कर सकते हैं। वो जल्दी आना करने की वजह से जो है उसकी वैसे ही परिवार विकसित हो जाते हैं, है ना। लोगों को यह है कि भाई बहुत जल्दी हम पहुंच सकते हैं, तो वहां जा करके और रहने लग जाते हैं, फिर आना जाना करते हैं, और फिर जो है आना जाना थोड़ा कम होने लगता है ना। पहले जब जाएंगे तो जल्दी जल्दी आना जाना होगा, फिर धीरे धीरे जो है वहां पर जब रम जाएंगे तो फिर उनका जो पुश्तैनी घर है, गांव है, वहां पर जो है वो रहना आना जाना कम हो जाता है, जिससे परिवार का विघटन
होने लगता है। तीसरा कारण नगरीकरण। औद्योगिकरण तथा यातायात एवं संचार के साधनों के कारण जो है नगरीकरण होता है ना। ऊपर के जो 2 पॉइंट मैंने लिखे, इन्हीं के परिणाम स्वरूप नगरीकरण होता है। नगरीकरण का मतलब होता है नगरों का विकास, नगरों की बसाहट। तो नगरों की जो बसाहट है, नगरों का जो विकास है, ये गांव के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है, क्योंकि नगरों में सुविधाएं ज्यादा है, रोजगार के अवसर ज्यादा है, शिक्षा के अच्छे केंद्र हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं। तो लोग जो है गांव से नगर में जाकर के रहने लग जाते हैं। इससे जो है परिवार का विघटन स्टार्ट हो जाता है। तो ये है नगरीकरण। इसके बाद आता है पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण, या इसको हम पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति का प्रभाव ऐसा भी कह सकते हैं, पश्चिमीकरण का प्रभाव भी कह सकते हैं। पश्चिमीकरण का प्रभाव या पाश्चात्य शिक्षा तथा संस्कृति का प्रभाव भी इसको हम लिख सकते हैं। पश्चिमीकरण की वजह से जो है व्यक्तिवाद की भावना आई, स्वतंत्र सोच की भावना जागृत हुई, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागृत हुए पश्चिमीकरण, पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से। तो इसकी वजह से जो है लोग अपना अलग मकान बना करके रहने लगे या किसी दूसरी जगह जाके रहने लगे। तो इससे जो है संयुक्त परिवारों का विघटन प्रारंभ हो जाता है ना। तो पश्चिमीकरण से क्या हुआ, पश्चिमीकरण की वजह से जो है लोगों में व्यक्तिगत सोच आई, व्यक्तिवाद की भावना आई, मतलब सिर्फ अपने बारे में वो सोचने लगे, और स्वतंत्रता की भावना आ गई, है ना, अधिकारों में जागरूकता बढ़ी। तो इन सब कारणों से जो है संयुक्त परिवार से अलग होकर वो एकल परिवार में रहने लगे। इसके बाद आता है कानूनों का प्रभाव। कानूनों का प्रभाव, कानूनों का प्रभाव, है ना। भारत में कुछ ऐसे कानून बने जिससे जो है संयुक्त परिवार को विकसित करने में अपना योगदान दिया। जैसे विशेष विवाह अधिनियम। विशेष विवाह अधिनियम 1954 का है ये। विशेष विवाह अधिनियम से क्या हुआ, विशेष विवाह अधिनियम से अंतरजातीय विवाह होने लगे। ये सब संयुक्त परिवार के खिलाफ है। संयुक्त परिवार के जो सदस्य होते हैं वो अंतरजातीय विवाह को कभी मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन सरकार ने जो कानून बनाया इसका नाम है विशेष विवाह अधिनियम 1954। इसमें यह प्रावधान कर दिया गया है कि एक व्यक्ति या महिला पुरुष किसी भी जाति के महिला पुरुष से विवाह कर सकते हैं, कर सकती है ना। तो इससे जो है संयुक्त परिवार के जो लोग हैं उनके मन को ठेस पहुंची, उनके विरुद्ध हो गया ये काम। तो इससे भी जो है संयुक्त परिवार का विघटन हो गया, मतलब लोगों में जो है विवाद पैदा हो गया, नई पीढ़ी में विवाद हो गया, नई पीढ़ी का जो है जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे विवाद हो गया। तो इसकी वजह से संयुक्त परिवार का विघटन स्टार्ट हुआ। इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, उसमें जो है तलाक की प्रथा जो है प्रचलन में आ गई। कोई भी महिला पुरुष जो है कभी भी तलाक ले सकता है, ले सकती है अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है ना। तलाक भी जो है ये संयुक्त परिवार के खिलाफ माना जाता है ना। तो ये सारे जो कानून हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, दहेज प्रथा कानून 1961 है। तो ये सारे जो कानून हैं ये कहीं ना कहीं जो संयुक्त परिवार है उसकी मनोवृत्ति के खिलाफ माने जाते हैं, उसके खिलाफ माने जाते हैं। इसके बाद आता है पारिवारिक कलह। छठा पॉइंट इसमें है पारिवारिक कलह। संयुक्त परिवार में क्या है, ज्यादा लोग होते हैं ना, संख्या ज्यादा होती है तो उनके बीच झगड़े चलते रहते हैं ना। संपत्ति है, बच्चे हैं, स्त्री है, उसको लेकर के झगड़े चलते रहते हैं। तो इससे बचने के लिए भी जो है कुछ लोग अपना अलग घर बसा लेते हैं। पारिवारिक कलह से बचने के लिए, रोज रोज की कलह ना हो, झगड़ा ना हो, इससे बचने के लिए लोग जो है एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं, है ना। तो ये हो गया छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट आता है, सातवां पॉइंट है परिवार के कार्यों का घटना। परिवार के कार्यों का घटना या कम होना। परिवार के जो कार्य थे पहले, ये शिक्षा संबंधी कार्य है, बच्चे का पालन पोषण है, मनोरंजन संबंधी कार्य है, इनका स्थान जो है अलग अलग संस्थाओं ने ले लिया। जैसे झूला घर है,
ना, छोटे बच्चों को वहां पर छोड़ दिया जाता है, वहां खेलता रहता है, वहीं पर उसका पालन पोषण, हालांकि पालन पोषण सही ढंग से होता नहीं है लेकिन फिर भी हो रहा है। मनोरंजन संबंधी बहुत सारी संस्थाएं आ गई है ना, बहुत सारे साधन आ गए। तो इस तरीके से जो है, जो परिवार के काम पहले हुआ करते थे, अब वो काम जो है कार्य कुछ संस्थाओं ने ले लिए, नई संस्थाओं ने ले लिए। इससे भी जो है संयुक्त परिवार का महत्व कम हो गया और विघटन इसका होने लगा ना। तो परिवार के कार्यों कम होना। महिला आंदोलन, महिला आंदोलन, महिलाओं के आंदोलन हुए, महिलाओं में जागरूकता बढ़ी, महिलाएं जो है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन गई, उनमें जागरूक, अपने अधिकारों की जागरूकता आई। तो वो जो है संयुक्त परिवार में जो शोषण होता है उससे छुटकारा पाने के लिए जो है उन्होंने अपना अलग घर बसा लिया, एकल परिवार में रहने लग गई। इससे भी जो है संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है कहीं पे। इसके बाद आता है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। संयुक्त परिवार में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, जनसंख्या में वृद्धि, बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो जनसंख्या बढ़ने की वजह से भी जो है इससे बचने के लोग एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद आता है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा पहले परिवार द्वारा की जाती थी है ना, सामाजिक सुरक्षा का साधन एक बहुत बड़ा साधन परिवार हुआ करता था, लेकिन कुछ अन्य साधन अब आ गए, नए साधन आ गए है ना, जैसे इंश्योरेंस हो गया, पीएफ हो गया, ग्रेच्युटी है ना। तो ये बहुत सारे सामाजिक सुरक्षा के साधन हो गए हैं नए नए। तो इससे जो है कहीं ना कहीं परिवार, संयुक्त परिवार का महत्व घट गया और इससे भी जो है इसका विघटन प्रारंभ हो गया। संयुक्त परिवार का अगर महत्व इतना बना रहता तो विघटन नहीं होता, लोग उसका महत्व समझते है ना, संयुक्त परिवार में रहना उनकी मजबूरी हो जाती। लेकिन अभी यह है कि भाई चलो संयुक्त परिवार नहीं है, हम अलग भी रहेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, क्योंकि सुरक्षा है हमारे, ठीक है। हमने कोई पेंशन प्लान ले लिया है, कोई इंश्योरेंस करा लिया, हमारे पास पीएफ है, हमने नौकरी की है तो हमारे पास पीएफ है, तो पीएफ का पैसे निकाल करके हम उसका हम यूज कर लेंगे। सरकारी नौकरी है तो उसमें ग्रेच्युटी मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इन कारणों से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, इससे जो है संयुक्त परिवार में उनको रहना उनकी मजबूरी नहीं रहती है। तो ये इस तरीके से पूरा 10 पॉइंट मैंने बताए, इनको हल्के से डिस्क्राइब करना है शॉर्ट में। अब लास्ट में इसका कंक्लूजन लिखना है ना। कंक्लूजन कैसे लिखेंगे हम बताएंगे कि उपरोक्त कारकों की वजह से संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं, लेकिन कुछ समाजशास्त्री, ज्यादातर समाजशास्त्री ऐसा मानते हैं कि यह विघटन ना होकर के रूपांतरण, ये विघटन नहीं मानते, रूपांतरण। इसके अलावा कुछ सर्वे हुए हैं, विभिन्न सर्वे जो हुए हैं उनसे ये पता चला है कि ज्यादातर जो व्यक्ति हैं, ज्यादातर जनता जो है आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है। उनको लग रहा है कि हम संयुक्त परिवार में रहें क्योंकि उसके फायदे हैं, है ना। डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने जो है एक स्टेटमेंट दिया, उन कहते हैं कि हिंदू प्रवृत्तियां आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है, तो यहां पर हमें इसको एंड कर देना है, ठीक है। उपरोक्त कारकों के कारण, ये कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं, उपरोक्त कारकों के कारण संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अधिकांश समाजशास्त्री इसे विघटन न मान के रूपांतरण मानते हैं। समाजशास्त्री इसे विघटन न मानकर रूपांतरण मानते हैं, है ना। विभिन्न सर्वे से
यह पता चला है कि आज भी अधिकांश जनता संयुक्त परिवार के पक्ष में परिवार के पक्ष में है, जैसा कि डॉक्टर के.एम. कपाड़िया कहते हैं, जैसा कि डॉक्टर के.एम. कपाड़िया कहते हैं कि आज भी हिंदू प्रवृत्तियां संयुक्त परिवार के पक्ष में, कि आज भी हिंदू प्रवृत्तियां संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं। ये देखो पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है यहां करके। तो ये हो गया संयुक्त परिवार क्या है, इसके विघटन के कारण। मैंने इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक सारी चीजें यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दी हैं। इस तरीके से आपको आंसर को कंप्लीट करना है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आज यहीं तक। कल मैं जो है आगे जो टॉपिक्स हैं उनसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और उनको मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा।